स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरा बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो अब आपको यहाँ से रेगुलर वीडियो मिलेगा। और आज से लेकर के अगले 15 दिन तक लगातार मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा आपको, और ऐसा पढ़ाऊँगा कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो। अब हमारा पर्पस ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा डीप आपको पढ़ा दूँ और उससे आपका कुछ फ़ायदा होना नहीं है। तो मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जिससे आपका सिर्फ सवाल बने। मेरा पर्पस है कि आपसे सवाल सॉल्व हो एग्ज़ाम में। तो हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू कर रहे हैं, जहाँ से आपका 1-2 सवाल देखने को मिल सकता है। तो ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपका क्लास 9 में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये मत समझिएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पूछा ही जाएगा। अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पूछा जाएगा वहाँ से। इस चैप्टर को मैं बहुत कम समय में आपको कंप्लीट करूँगा। जो भी बोलूँगा वो ध्यान से सुनिएगा, हेडफोन लगा लीजिए। आवाज़ हो सकता है कि अभी क्लियर ना हो, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय है और चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, इसी कारण से। तो पहला यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि एटम क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए रहा कि जो हिंदी है वो तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अब मैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ जो इंग्लिश के लिए है। तो एटम क्या होता है, तो देखिए, जब डाल्टन का थ्योरी आया था तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसा पार्टिकल है जो डिविजिबल नहीं है, वो डिवाइड उसमें हो ही नहीं सकता है। लेकिन बाद में इनके इस थ्योरी को गलत साबित किया जे थॉमसन ने, ये गोल्डस्टीन ने, जेम्स चैडविक ने। आपको कहानी सुनना है, बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं सुनना है, बस आप आँख बंद करिए, हेडफोन लगा लीजिए और सुनते जाइए। जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बस इतना ही। इस चैप्टर का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो डाल्टन ने यह कहा था कि वो पार्टिकल जो डिविजिबल हो ही नहीं, लेकिन बाद में उनको इस थ्योरी को उन्होंने गलत बताया, थॉमसन ने या फिर और लोगों ने। उन्होंने कहा कि एटम जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये फंडामेंटल मूल तत्व कहलाते हैं हिंदी में, या मूल कण कहलाता है, फंडामेंटल पार्टिकल। इंग्लिश में आपका क्या लिखा है, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल ये हमारे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु का अगर साइज पूछा जाए तो बस कुछ नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, परमाणु का अगर आपसे आकार पूछा जाएगा तो आपको यही याद रखना है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा 10⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, पूछा भी गया है, याद रखना है कि एक एटम का साइज क्या होता है। तो 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर, ये याद रखना है। या सेंटीमीटर में पूछेगा तो 10⁻8 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे परमाणु की संरचना। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब डाल्टन का थ्योरी आया तो उन्होंने कहा था कि डिविजिबल नहीं है, लेकिन बाद में उनकी थ्योरी को गलत साबित किया गया और बोला कि इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जिसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और कुछ आगे चल के पढ़ेंगे उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटी पार्टिकल भी पढ़ेंगे। एंटी पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट है, प्रोटॉन का अपोजिट है, न्यूट्रॉन का अपोजिट है। फिर पाई बोसॉन के बारे में पढ़ेंगे इसी में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इंचार्ज होता है। आपका चार्ज कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होता है। और इसका जो वेट होता है वो लगभग कितना होता है। अच्छा, इसकी खोज कब हुई थी, तो ये डेट याद रखिएगा, 1897 में जे थॉमसन के द्वारा, ये याद रखना है। और इसमें कौन सा रे यूज हुआ था, कैथोड रे। कैथोड रे आपका नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। कैनाल रे आपका पॉजिटिव होता है, कैनाल रे। ठीक है, पॉजिटिव। और इसका यूज हम लोग करेंगे प्रोटॉन में। तो अगर मिलाने के लिए पूछ दे कि कैथोड रे से क्या बना है, तो कैथोड रे से आपका बना है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कैनाल रे से मैं बोलूँ तो आपका बना है प्रोटॉन। और ये पॉइंट आप शायद बिल्कुल भी ना पकड़ पाएँ, तो इसको आप याद लिख लीजिएगा, नोट्स में पूछ दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बताया कि इसका मास लगभग 1 के बराबर होता है। मान के चलिए ऐसा 9.1 × 10⁻28 किलोग्राम के आसपास होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। और इसके बाद प्रोटॉन आता है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो देखिए, प्रोटॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने उन्होंने खोज की थी। और ये पॉजिटिव इन नेचर होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम, लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा गड़बड़ा गया यहाँ पे। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, किसने इसका नाम प्रोटॉन रखा, तो वो रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे इसमें भी। इसके बाद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, वो न्यूट्रल इन नेचर होता है।
ठीक है, आपको पता ही है। और इसका खोज 1932 में किया गया, तो ये याद रखना। जेम्स चैडविक इसको खोजे थे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है परमाणु नाभिक का संगठन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पे सेंटर होता है और इसके चारों ओर क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। बस आपको यही याद रखना है। बस इसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, ठीक है, नाभिक। तो ये न्यूक्लियॉन ये कहलाता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। तो इसका एटॉमिक अगर मास पूछा जाएगा, परमाणु द्रव्यमान पूछा जाएगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। ये भी हमें याद रखना होगा अभी से ही। N+P = A, वेयर A इज द एटॉमिक वेट। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। तो जो उसका जितने आपके इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या हो जाएगा। देखिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है, ये याद रखना है। और प्रोटॉन के बराबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर यानी कि Z। इसको Z से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। एक एग्जांपल के तौर पर समझ लें कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब कि इसमें नाभिक में 1 प्रोटॉन है। प्रोटॉन से इंडिकेशन जाता है कि इसका एटॉमिक नंबर का, ना कि इलेक्ट्रॉन से। जबकि मैंने आपको ये कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन जो इंडिकेशन एटॉमिक नंबर का वो किससे है, प्रोटॉन से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। उसके बाद मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होगा वो क्या होगा, मास नंबर हो जाएगा। यही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। परमाणु भार क्या होगा, वही सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसी के बराबर होगा, यही याद रखना है आपको भी। सम इलेक्ट्रॉनिक, इसका इंग्लिश वर्जन होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब कि जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, एक ऐसा सेट, एक ऐसा फंक्शन जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे अगर आप कुछ यहाँ पे देखें जैसे सोडियम प्लस है, तो ऐसे तो आपको पता है कि सोडियम का 11 होता है, लेकिन ये मेटल है, तो मेटल का नेचर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी कारण से इसमें Na+ का मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसमें 10 हो गए। मैग्नीशियम का होता है 12, तो इसमें 2+ आने का मतलब कि 2 घट गया, फिर से 10 हो गया। तो जितने भी सेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इन सब में इसका 10 है। समस्थानिक क्या होता है, और ये पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइसोटोप क्या होते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। बस आपको ये देखिए, समस्थानिक समान स्थान वाला, बस यही याद रखना है। और आइसोटोप में होता है कि जिसके एक ही टाइप है, बस क्या होता है वो वेट अलग अलग होता है, बस आपको ये याद रखना है। एक यहाँ पे याद रखना है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें जो आपका ट्राइटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन ये एकमात्र ऐसा मेटल है या नॉन मेटल है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच खाता है, ठीक है। जनरली ये नॉन मेटल है, फिर भी इसे मेटल कैटेगरी में रखा गया ग्रुप 1A में। अभी इसकी बात करें ट्राइटियम की, अगर मैं बात करूँ तो ये रेडियो एक्टिव है। ड्यूटेरियम का यूज भारी जल में किया जाता है, D2O इसका यूज किया जाता है। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको तीनों आइसोटोप का नाम क्या है, अलग अलग हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम। कार्बन के भी आइसोटोप हैं, कार्बन 12, 13, 14, लेकिन सब उसको कार्बन कहलाता है। कार्बन 14 का यूज़ हम लोग करते हैं क्या चीज़ में, कार्बन डेटिंग मेथड में, यानी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं, वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के भी 16, 17, 18 होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आपका कार्बन का भी 3 होता है, हाइड्रोजन का भी 3 होता है, ऑक्सीजन का भी 3 होता है। बस इसको यही याद रखें। CHO का 3 होता है, बस याद रख लीजिए। आइसोबार क्या हो गया, आइसोबार ये होता है जिसमें आपका वेट बराबर हो जाए लेकिन नंबर क्या हो, अलग अलग हो जाए। बार का मतलब आप पढ़िए भार, यानी वेट बराबर, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इस यहाँ पे याद रखेंगे इसको। और यहाँ पे देख सकते हैं हीलियम, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का भी ट्राइटियम जो है उसका 3 वेट होता है। और हीलियम का अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी, यहाँ एक्चुअली में हीलियम का 4 होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलती लिख दिया 3 है। 3 नहीं होता है बल्कि 4 होता है। तो फिर भी समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपका, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम का। पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, लेकिन दोनों का वेट लगभग 40 के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, समभारिक हो गए, आइसोबार ये वाला हो गया। आर्गन का इसी का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। आर्गन का 18 होता है, लेकिन इसका भी वेट 40 के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, रेडियो एक्टिविटी। पहली बात है, रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट पहले आप याद कर लीजिए एकदम पहले, बिना किसी कन्फ्यूजन का। मैं आपको बता दूं कि सवाल मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, बेकूरल, ठीक है। बिना किसी लपेटे में आते हुए इसको पहले लिख लीजिए कि ऐसा यूनिट क्या है, बेकूरल। खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। तो इसका अदर यूनिट जो अगर ऐसा यूनिट ना पूछ के सिर्फ ये पूछ दे कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है,
तो हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल हो जाएगा, ठीक है, हेनरी भी हो जाएगा, फिर मैडम क्यूरी भी हो सकता है। दो तीन इसके यूनिट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा यूनिट की अगर बात की जाएगी तो वो आपका हो जाएगा बेक्यूरेल। इससे रेडियो एक्टिविटी में अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर निकलती है, आपको पता है अल्फ़ा बीटा गामा। थोड़ा अब इसके बारे में चर्चा मैं आपको कर दूंगा, लेकिन यहाँ से हम पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा, जो इसका रेडिएशन चैप्टर है यहाँ से। और ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जिस अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में, और इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे सवाल पूछा गया है, अल्फ़ा बीटा गामा का नेचर क्या होता है। 2-3 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं, किसका पेंटेरेशन पावर ज़्यादा होता है, किसका स्पीड ज़्यादा होता है, किसका कौन जब पॉजिटिव है, कौन निगेटिव और कौन न्यूट्रल है, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इनफाइनाइट एनर्जी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनफाइनाइट एनर्जी क्लासेस और एक हार्ट का साइन बना हुआ है, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।